हेलो सेल्स, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है लाइफ प्रोसेस इन वन शॉट इन जस्ट 20 मिनट्स। आज के सेशन का पर्पस यही है कि मैं आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करवाने वाली हूँ जस्ट 20 मिनट्स में, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम होती है ना कि मैं ये चैप्टर कैसे रिवाइज करूँ, तो इस माइंड मैपिंग चैप्टर के थ्रू, इस माइंड मैपिंग सेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको ये चैप्टर रिवाइज कैसे करना है। अभी भी रिवाइज कर सकते हो और जब एग्जाम आएंगे तब भी ये सेशन देख करके रिवाइज कर सकते हो। तो बस स्टार्ट से लेकर एंड तक मैम के साथ रहना और देखते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस सेशन में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इस सेशन में कि क्या क्या इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कौन कौन चाहता है मैम अपना सेशन स्टार्ट कर लें। हाय मैम, हाय 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 हाय, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये रहा, इट्स नॉट मूविंग। ठीक है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? कोई बता सकता है मुझे लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस वो सारे एसेंशियल प्रोसेस हैं जो हमको रिक्वायर्ड होते हैं फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ। ठीक है, वो सारे प्रोसेसेस होते हैं इसमें जो हम लोगों को अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए और मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन कौन से हमारे लाइफ प्रोसेस होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा न्यूट्रिशन ही। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस टू ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। इसमें हम क्या करते हैं, फूड को यूटिलाइज कैसे करते हैं और उसको यूज कैसे कर रहे होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं हमारे। सबसे पहला जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारा होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहला जो होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है अपना फूड खुद से, और वो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? हमारे प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें वो सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का ब्रेक डाउन करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा न्यूट्रिशन आता है वो होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये वो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से यूटिलाइज करते हैं। मतलब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर। जैसे कि हम लोग, We humans depend on plants directly and indirectly for food। हम खाना जो खाते हैं वो चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, वो सब हम किसी और ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, तो अब ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा, जिसमें पहला है होलोजोइक, दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है हमारा सेप्रोफिटिक। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन किस टाइप का न्यूट्रिशन है? इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो सॉलिड फूड को ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए, हम सॉलिड फूड खा रहे हैं, वीट खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, ये सब क्या हो गया? हमारा सॉलिड न्यूट्रिशन हो गया। तो ये किस में आता है? हमारा होलोजोइक में आता है। उसके बाद आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो पैरासाइट्स होते हैं या नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स अगर कह लो, वो किसी और होस्ट से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं बिना उसको किल किए। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। जब वो पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर रह रहा होता है, हमारी बॉडी के इनसाइड पे रह करके न्यूट्रिशन गेन कर रहा होता है होस्ट से, तब उसको हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। लेकिन जो पैरासाइट हमारे बॉडी के ऊपर रह रहे होते हैं, जैसे लाइसिस हो गई हमारी, वो कौन सी पैरासाइट्स होती हैं? वो एक्टोपैरासाइट होती हैं। वो होस्ट के ऊपर रह करके, उसके बॉडी के आउटसाइड रह करके उससे न्यूट्रिशन गेन करती हैं। नाउ थर्ड जो आ गया हमारा, वो सेप्रोट्रॉपिक आ गया। अब सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे टाइप के होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। जैसे कि हमारा फंगाई हो गए, वो ये डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करके उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। उसके बाद हमारे आ गए डीकम्पोजर्स, वो भी डेड और डिकेइंग मैटर से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस हमारा न्यूट्रिशन हो गया।
उसके बाद हमारा कौन सा लाइफ प्रोसेस आता है, डाइजेशन। अब व्हाई डू वी नीड डाइजेशन, हम डाइजेशन क्यों करते हैं? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हमको सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करना होता है, क्योंकि वही हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है एनर्जी पर्पस के लिए। तो हमें ये डाइजेशन इसलिए परफॉर्म करना होता है, टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इन द सिंपलर फॉर्म। तो अब ये जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो हमारा स्टार्ट होता है माउथ से, जिसमें फिजिकल डाइजेशन होता है, फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर सलाइवा उस पे एक्ट करके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है। नाउ दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, ईसोफेगस में, बाय द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो हमारा ईसोफेगस में खाना होता है वो कहाँ जाता है, फिर स्टमक में। स्टमक रिलीजेस 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम, एक HCl रिलीज करता है, एक पेप्सिन और एक म्यूकस। HCl एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, पेप्सिन उसी एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्टिवेट होकर के किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, और पार्शियली डाइजेस्ट करता है। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड खाना हमारा स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा फाइनल डाइजेशन परफॉर्म होता है, जिसपे किस किस की ग्लैंड्स के एंजाइम्स एक्ट करते हैं, लिवर के बाइल जूस, पेनक्रियास के पेनक्रियाटिक जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस और एंजाइम्स उस पे एक्ट करके खाने को पूरा फुल एंड फाइनल डाइजेस्ट करते हैं। नाउ द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड हमारा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई टाइप का डाइजेशन नहीं होता, एक्सेप्ट उसमें सिर्फ वाटर और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो रेक्टम में जाकर के स्टोर होता है, और फिर उसके बाद एनएस के थ्रू कौन से प्रोसेस से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो एनएस के थ्रू हमारा ये अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से आउटसाइड चला जाता है। चलो, इतना समझ में आया? बस 20 मिनट्स में एंड हो जाएगी। मैम व्हाट इज द वर्क ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का वर्क यही होता है कि खाने को माउथ से स्टमक तक लेके जाना। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमारा जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी 2 सिस्टम आते हैं, एक ब्रीदिंग सिस्टम आता है हमारा और एक रेस्पिरेशन आता है। अब जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है हमारा वो एक फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हवा को इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं फॉर द ऑक्सीजन, और एक्सहेल आउट करते हैं किसको, CO2 को। तो बस ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा नोज से स्टार्ट होता है, मतलब नॉस्ट्रिल्स, जो 2 होल्स होते हैं नोज में उसको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। अब नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ जाती है, एक पैसेज में जो उसके बिहाइंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम नेजल कैविटी या नेजल पैसेज भी बोलते हैं। नेजल पैसेज में एंटर करने के बाद एयर कहाँ जाती है, फर्दर फेरिंग्स में जाती है, जो एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। फ्रॉम द फेरिंग्स हमारी हवा कहाँ जाती है, एयर कहाँ जाती है, लैरिंग्स में, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फ्रॉम द लैरिंग्स इट देन मूव्स इनटू द ट्रेकिया। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से सराउंडेड होता है। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया को प्रिवेंट करती हैं कोलैप्स करने से, जब उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होती है। फ्रॉम द ट्रेकिया, ये ट्रेकिया लंग्स के अंदर एंटर करते टाइम 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। उन 2 ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। सिंगल में ब्रोंकस और डबल में ब्रोंकाई, ये 2 ब्रोंकाइज में डिवाइड हो जाता है ट्रेकिया, और ये ब्रोंकाई फर्दर छोटी छोटी और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो ट्रेकिया में एयर एंटर करने के बाद ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में जाती है। ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड में प्रेजेंट होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। These alveoli are sac-like structures surrounded by the blood capillaries। ये sac-like structure ना thin capillaries, blood capillaries से surrounded होते हैं, और मेन जो exchange of gases होता है हमारा वो alveoli में ही होता है। तो site of gaseous exchange हमारा कौन सा है, alveoli है। ठीक, इतना समझ में आया? तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है रेस्पिरेशन। अब आपने खाना डाइजेस्ट कर लिया, वो खाना किस में डाइजेस्ट हो गया, सिंपल फॉर्म में। अब वो सिंपल फॉर्म को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है एनर्जी बनाने के लिए। तो वो कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ओनली। जो सिंपल फॉर्म में हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ था ग्लूकोज में, दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट फर्स्ट, और किस में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये पायरुवेट हमारा 2 फॉर्म्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें पायरुवेट हमारा किसमें
ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। इसमें 38 एटीपी रिलीज होते हैं। एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। इसमें कितने एटीपी रिलीज हो रहे हैं? 38 एटीपी रिलीज होते हैं। उसके बाद हमारा आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में होता है जब हमने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली होती है। इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारा जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम अमाउंट की होती है, और कभी कभी जब हम हैवी एक्सरसाइज करके आते हैं तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमें अपनी मसल्स में पेन होने लगता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन आता है वो होता है यीस्ट में, जिसमें पायरुवेट कन्वर्ट किसमें होता है? एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। ये एनर्जी सिर्फ 2 एटीपी होती है। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है, बस फर्क इतना होता है कि एरोबिक में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम अमाउंट की होती है, तो वो उतनी एफिशिएंट नहीं होती है। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा होती है, 38 कंपेयर टू एनारोबिक। तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा एफिशिएंट है। एरोबिक हमारा ह्यूमन बीइंग्स में होता है, सारे सेल्स में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में होता है, और कभी कभी हमारे मसल सेल्स में भी होता है जब हमने बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली होती है। चलो, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोसेस जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा प्रोसेस है उसका काम क्या है? जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया है, जो भी फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना है फॉर द प्रोसेस ऑफ एनर्जी गेनिंग, एनर्जी के लिए भी, और हमें बाकी सारी मूवमेंट करवाने के लिए भी। इंटरनल प्रोसेसेस के लिए हमें वो खाने को, डाइजेस्टेड फूड को पूरा सर्कुलेट करवाना होता है, जिसका काम, और वो सर्कुलेशन का काम कौन करता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला पार्ट होता है हमारा हार्ट, जिसको हम पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं आर्टरीज, दूसरी होती हैं वेन्स, और तीसरी होती है हमारी कैपिलरीज। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो होती है सर्कुलेटरी फ्लूइड, जो और कोई नहीं हमारा ब्लड ही है। तो कैरियर कंपोनेंट हो गया हमारे ब्लड वेसल्स, पंपिंग ऑर्गन हो गया हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसके बाद जो फ्लूइड सिस्टम बना रहा है वो हमारा हो गया ब्लड। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट आवर हार्ट, हार्ट क्या है? एक रफली ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन होता है जो सराउंडेड होता है एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से। ये 4 चैम्बर्ड ऑर्गन होता है। देखो 4 चैम्बर्स दिख रहे हैं। अपर 2 चैम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं एंड लोअर 2 चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में भी 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा। ठीक है, ये एओर्टा होती है। एओर्टा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारे बॉडी की। ये सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा जो होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे अपर और लोअर बॉडी पार्ट से लेकर के किसमें पोर डाउन करती हैं? राइट साइड ऑफ द हार्ट में। जबकि जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में से लेकर आती है कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में। तो अभी मैं आपको सर्कुलेशन बताने वाली हूं हमारे हार्ट का, कि ब्लड हमारा कैसे पंप होता है थ्रू द हार्ट। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। अब देखो डबल सर्कुलेशन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो हार्ट से 2 टाइम्स सर्कुलेट हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये हमारा लंग्स हो गए, ये हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, ये राइट एट्रियम हो गई, ये राइट वेंट्रिकल हो गई, ये लेफ्ट एट्रियम हो गई, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गई। ठीक है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा एंटर हुआ लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और ये कौन लेकर आता है? हमारा पल्मोनरी वेन लेके आती है। फिर लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में, और ये कौन लेके जाता है? एओर्टा हमारी। ठीक है, उसके बाद ये ऑर्गन्स हो गए हमारे। ऑर्गन से जाने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कलेक्ट करता है? हमारा वेना कावा, और इसको पोर डाउन करती है राइट एट्रियम में। ये कौन सी है? वेना कावा हो गई हमारी। ठीक है, फिर राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा कहाँ जाता है? लंग्स तक फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। तो ब्लड हमारा 2 बार सर्कुलेट हुआ हार्ट में से, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। और ये डबल सर्कुलेशन कौन सी होती है? एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है जो लंग्स के थ्रू हो रही होती है, और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रही होती है जिसमें हमारे सिस्टम, हमारा ऑर्गन इंक्लूडेड होते हैं। तो हमारा डबल सर्कुलेशन, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, कोई बता सकता है मुझे?
कोई बता सकता है पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड गया कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ये हमारा गया लंग्स में, लंग्स से ये गया हमारा पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से ये हमारा गया लेफ्ट एट्रियम में। तो ये था हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें लंग्स इंक्लूडेड थे। उसके बाद हमारा आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा जाता है एओर्टा में, एओर्टा के बाद ब्लड हमारा जाता है ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स के बाद ब्लड हमारा कहाँ पे कलेक्ट होता है? डीऑक्सीजनेटेड वेना कावा कलेक्ट करती है वो सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वेना कावा फिर उसको पोर डाउन करती है राइट एट्रियम में। तो ये था हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन और इससे पहले वाला हमारा था पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इन दोनों को अगर मिला दोगे तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाना। चलो तो आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ अब हमारा जितना भी लाइफ प्रोसेस हो रहा है उसमें कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट्स तो ऑब्वियसली बनता ही है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम हमारा यही होता है कि इन बाय प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से रिमूव आउट करना, एक्सक्रीट आउट करना। और ये कौन करता है? हमारा मेनली हमारी किडनी करती है। लेकिन हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के अलावा भी और भी ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन को परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से होते हैं? लंग्स जो एक्सक्रीट आउट करता है, एक्सहेल आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद हमारा स्किन, स्किन हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है, यूरिया को, और बहुत कम अमाउंट में इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। हमको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है जिसके थ्रू हमारा वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है। और उसके बाद लास्ट हमारे आ गए किडनीज जो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को मेनली एक्सक्रीट आउट करता है हमारी बॉडी में थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्मेशन से वो हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करता है। चलिए ठीक है, तो अब एक बार हम लोग किडनी का डायग्राम देख लेते हैं कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यही पार्ट्स पे क्वेश्चन आता है, इनके फंक्शंस पूछे जाते हैं कि किडनी में या एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, किडनी मेन हमारा यूरिन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारी यूरिन फॉर्मेशन होती है वो किस में होती है? किडनी में। उसके बाद ये यूरिन कहाँ कलेक्ट होकर के आती है? यूरेटर्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो इस यूरिन को कलेक्ट करके कहाँ लेकर आते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। ये यूरिनरी ब्लैडर उस यूरिन को थोड़ी देर के लिए स्टोर करती है जब तक आपको अर्ज नहीं होती है यूरिनेशन की, और जैसे ही वो अर्ज होती है यूरिनेशन की, थ्रू द यूरेथ्रा ये यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाती है हमारी। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर पढ़ के जाना। चलो तो अब लास्ट देख लेते हैं हम यूरिन फॉर्मेशन हमारी कैसे होती है। यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है हमारा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो जो सबसे पहला होता है वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? हमारा ग्लोमेरुलस में। और ये ग्लोमेरुलस किसका पार्ट होता है? नेफ्रॉन का। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है किडनी में यूरिन फॉर्मेशन के लिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द किडनी इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट फॉर यूरिन फॉर्मेशन। तो उसका आंसर नेफ्रॉन होगा। ये सारे नेफ्रॉन के ही पार्ट हैं, जिसमें यूरिन हमारी पहले कहां पास होती है? ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस में अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, जितना भी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, वेस्ट प्रोडक्ट सब ग्लोमेरुलस अपने अंदर एब्जॉर्ब फिल्ट्रेट कर लेता है। ये फिल्ट्रेट हमारा पहले ब्लड हमारा पहले एफरेंट आर्टेरियोल से आता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन को परफॉर्म करता है, जिसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस और यूरिया, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको सबको फिल्ट्रेट कर लेता है। फिल्ट्रेट करने के बाद हमारा ये फिल्ट्रेट जाता है बोमैन कैप्सूल में। ये बोमैन कैप्सूल क्या करता है? हमारा इसको फर्दर फिल्ट्रेट को आगे लेकर जाता है कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल को, जिसमें मेनली रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस का कर लिया, लेकिन ये हमारी बॉडी को रिक्वायर
होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। इसीलिए जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस, इनको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेकंड प्रोसेस हमारा क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन का, जिसमें पीसीटी में होता है। पीसीटी के बाद ये रीएब्जॉर्प्शन हमारा लूप ऑफ हेनले में होता है, जिसमें मेनली वाटर और सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं। जबकि जो रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रहा है, उसमें वाटर के साथ साथ ग्लूकोज और बाकी सारे सॉल्ट्स भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो मेनली रीएब्जॉर्प्शन पीसीटीज में ही होता है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले के बाद हमारी यूरिन कहाँ पास ऑन होती है, डीसीटीज में, जो आयंस को भी सिक्रीट करता है। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इसी को ही कहते हैं। अब आयंस हमारा वो क्यों सिक्रीट कर रहा है, ताकि हमारा बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, आयंस को सिक्रीट करते हैं, जैसे कि सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया। इसके अलावा वो सॉल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन भी करते हैं। तो दोनों प्रोसेस हो गए हमारे, वो रीएब्जॉर्प्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। आफ्टर डीसीटीज दिस यूरिन देन गेट्स कलेक्टेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। उनके नाम से ही पता चल रहा है कि यूरिन बनने के बाद, फॉर्मेशन होने के बाद वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होती है, और यही कलेक्टिंग डक्ट पूरी यूरिन को कलेक्ट करके किसमें, यूरेटर के थ्रू कहां पे स्टोर करती है, यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर यूरिनरी ब्लैडर में जब हमको अर्ज ऑफ यूरिनेशन होता है तो थ्रू द यूरेथ्रा वो यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो तीन प्रोसेस हमारे कौन से हो गए यूरिन फॉर्मेशन के, पहला हो गया हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद हो गया हमारा रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड हो गया हमारा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, और थर्ड हो गया हमारा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। दिस वॉज ऑल अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। आई होप आप सबको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, और मैंने अभी तक जितने भी लाइफ प्रोसेस इसमें समराइज करे, ये सारे लाइफ प्रोसेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। वो चाहे आपके एग्जाम हो, चाहे आपके टेस्ट हो, चाहे आपके यूनिट टेस्ट हो, पीरियोडिक टेस्ट हो, कोई भी हो, ये सारे टॉपिक्स आपके मैम जरूर इंक्लूड करने वाली है। इनसे रिलेटेड डायग्राम भी इंक्लूड कर सकती है। मैच द फॉलोइंग केस बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने आपको एक माइंड मैपिंग प्रोवाइड कर दी, जिसके थ्रू आप इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो जब भी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हो या आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। अक्सर ये होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करूं या माइंड मैपिंग कैसे करूं। तो मैम का ये सेशन आपको वही माइंड मैपिंग में हेल्प करने वाला है। तो बस क्या करना है, मैम के सेशन को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और जो इस चैनल पे नए बच्चे थे वो सब्सक्राइब भी करते जाएं। तो होप यू ऑल लाइक द सेशंस। तो अब हम कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय, गुड नाइट।